ओके, तो BB3 हम लोग पहले कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, MVR इक्वल टू NH बाई 2 पाई। तो डिफरेंस कितना होगा फॉर सेकेंड ऑर्बिट? बाल्मर सीरीज मतलब सेकेंड ऑर्बिट पे लौट के आ रहा है, n इक्वल टू 2 पे। ऑर्बिटल ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू 2h बाई 2 पाई। और वो हाइयर से आया तो क्या होगा? 3h बाई 2 पाई, 4h बाई 2 पाई, 5h बाई 2 पाई, वहीं कहीं से आएगा ना। तो डिफरेंस कितना आएगा? डेल्टा एच का डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम बोल रहा है ना। N2h बाई 2 पाई माइनस N1h बाई 2 पाई, वेयर N1 इक्वल टू व्हाट? 2। यही डिफरेंस पूछा था ना। एक मिनट बैक क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दस सीरीज लिमिट में चेंज इन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम व्हेन इलेक्ट्रॉन इन बाल्मर ट्रांजिशन इनसाइड ए हाइड्रोजन एटम। हाँ, तब क्या क्या चेंज हो सकता है? ओके, तो ये आ जाएगा 2, तो ये कितना कितना हो जाएगा? वेयर N2 में भी 3, 4, 5, 6, 7, ये इंफिनिटी तक जा सकता है, ये होगा ना। तो इसको बाहर ले लो, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? N2 माइनस N1 h बाई 2 पाई, और N1 का वैल्यू 2 फिक्स है। N2 माइनस 2 h बाई 2 पाई। N2 का वैल्यू 3 पुट कर दो, तो 3 पुट कर दोगे तो 3 माइनस 2 मतलब h बाई 2 पाई। 4 पुट कर दोगे तो 2h बाई 2 पाई। 5 पुट कर दोगे तो N2 का वैल्यू 3, 4, 5 सब पुट करते जाओ, 3h बाई 2 पाई। N2 6 भी हो सकता है, 6 माइनस 2 4h बाई 2 पाई। 7 रख दोगे तो 5h बाई 2 पाई। 8 रख दोगे तो 6h बाई 2 पाई। इस तरह से बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएंगे। तो कौन कौन से फिजिबल है, ऑप्शन में अब जाना पड़ेगा। तो देखो, कौन सा आंसर दिख रहा है? ऑप्शन देखो तुम लोग का बुकलेट। h बाई 4 पाई हो सकता है क्या? h बाई 4 पाई का तो फिजिबिलिटी ही नहीं है। h बाई 2 पाई है और उसका मल्टीपल है। h बाई 2 पाई का मल्टीपल ही होगा। यही किया है ना, 1, 2, 3, 4, 5, तो h बाई 2 पाई का मल्टीपल, h बाई 4 पाई का मल्टीपल नहीं होगा। तब कौन सा हो सकता है? दूसरा क्या है? h बाई पाई। h बाई पाई कौन सा सेकंड के लिए है ना, 2h बाई 2 पाई, उससे h बाई पाई आएगा ना। थर्ड के लिए h बाई 3 पाई, नीचे तो 3 आ ही नहीं सकता, और नीचे 8 भी नहीं आ सकता। तो मल्टीपल कौन सा आ रहा है तुम्हारा? इसमें से एक वैल्यू है जो मैच कर रहा है, ये वाला। बट यदि मोर देन वन करेक्ट रहा है तो इसमें से कुछ भी 3, 4 दे देगा, 3 दे देगा, चौथा कुछ अलग कर देगा, पूछेगा क्या है। तो मल्टीपल तो h बाई 2 पाई का ही होने वाला था। क्लियर हुआ ना? वो 2h बाई पाई पूछेगा, तो 2h बाई पाई फिजिबल है क्या? हाँ, यहाँ से फिजिबल है ना, 2h बाई पाई भी फिजिबल है। 4h बाई पाई भी फिजिबल होगा, सब होगा, बट नीचे में 2 पाई के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। अच्छा क्वेश्चन है BB3 का, क्वेश्चन नंबर 6। सोच लो, क्लियर? नहीं तो ये मत आना कि फिर बैक पे समझाओ, बैक पेज पे जाओ, अभी सोच लो। क्लियर? तो कुछ लोगों ने बोला था बहुत सारे क्वेश्चन नहीं किए इसलिए शायद मार्क्स कम आ गया। नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन से मतलब नहीं होता, कम ही क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर कर लो ना तो हो गया। नहीं तो 2 साल के पास तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं कि दुनिया भर की बुक सॉल्व कर पाओ। एक ही बुक को 10 टाइम कर लिया ना, कंसेप्ट समझ लिया तो हो जाता है। मुझे आईआईटी का रैंक 97 मिला था एक बार।
उसने सिर्फ इतना ही बोला था कि उसने केवल एचसी वर्मा सॉल्व किया था, और एचसी वर्मा ही सफिशिएंट इतना था कि फिजिक्स के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए थे उसके। तो तुम लोग बस एडिशनल लेन की बुकलेट है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो सर बताएंगे वो सब है। तो उसी तरह हम लोग का एलन का केमिस्ट्री का बुकलेट ही काफी है कि तुम्हें आईआईटी तक पहुंचा दे। ओके, सबको क्लियर हो गया ऑप्शन बी? ठीक है, अब कुछ लोग जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, ये नहीं कि देखना ही मत, सब समझते जाओ, इसमें तुम लोग को भी डाउट आएगा। नेक्स्ट, एक अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 10। 10 पे जाओ। अब क्वेश्चन की लिस्ट कुछ कुछ और लोग भेज रहे हैं, बाद में लिस्ट सब आ चुका है बहुत सारा, पहले वो कर लें उसके बाद अब देखेंगे लिखना। 10th, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन में 13.6। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल 13.6 है, तो आईपी क्या होता है ना, फिर 976 970.6 एंगस्ट्रॉम दिया गया, तो नंबर ऑफ इमिशन लाइन 970.6। 970.6 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में कितना हो जाएगा? 97.06 नैनोमीटर। तो जो फोटोन तुम भेजोगे इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, तो ये 1240/997.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये थोड़ा कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है? ओके, कैलकुलेटेड। अब उतनी एनर्जी दिया जाए तो एनर्जी कहाँ पे, उतनी एनर्जी लेके कहाँ पे जाएगा? फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6, सेकंड की एनर्जी -3.4, इसी तरह थर्ड की कितने हैं? -1.51। तो तुम ये बता दो वो डिफरेंस कितने का है, और इन्फिनिटी पे कितना होगा? 0। इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग यहाँ से यहाँ बाहर भेजेंगे तो कितना एनर्जी देंगे तो बाहर आ जाएगा? ये जो डेल्टा ई होगा 13.6, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। उतना दोगे तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जो होगा बाहर आ जाएगा इधर। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो ये आ जाएगा बाहर, तो इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम्म, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, उसको करेंगे वो क्वेश्चन। पहले किसी ने आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा क्या है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज वन हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम को कैसे आयोनाइज कर सकते हो? एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। तो हाइड्रोजन को कितना एनर्जी दोगे कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बाहर जाए? तो हाइड्रोजन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से कहाँ चला जाएगा? सेकंड ऑर्बिट में। फर्स्ट और थर्ड के बीच का डिफरेंस कितना है? फर्स्ट और थर्ड के बीच का डिफरेंस 13.6 और 1.51, 12.09। तो तुम 12.09 दे दोगे तो तुम्हारा फर्स्ट से थर्ड पे चला जाएगा। अब फर्स्ट और फोर्थ के बीच जो गैप है उतना बड़ा एनर्जी दोगे तो फोर्थ पे चला जाएगा।
और फर्स्ट से इंफिनिटी पे ले जाना है, तो 13.6 दोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी -13.6, और 13.6 दोगे तो उसकी एनर्जी जीरो हो गई। तो जीरो एनर्जी कहाँ पे होती है? इंफिनिटी पे। मतलब इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी लेके सीधे बाहर आ जाएगा हाइड्रोजन एटम से। इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो हाइड्रोजन एटम H+ में कन्वर्ट हो गया। हाइड्रोजन एटम इज कन्वर्टेड टू H+ ना। तो हाइड्रोजन एटम H+ बन गया तो तुम बोलोगे अरे यही तो आयोनाइजेशन एनर्जी है, हाइड्रोजन एटम आयोनाइज हो गया। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो तो हाइड्रोजन आयोनाइज हो जाएगा। अब उसी तरह उससे ज्यादा एनर्जी दे दें, मान लो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दें, तब क्या होगा? 13.6 तो उससे बाहर आने में लग जाएगा, प्लस रेस्ट उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। रेस्ट काइनेटिक एनर्जी में कितना कन्वर्ट हो जाएगा? 13.6 दोगे तो बाहर आ गया 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था, 20 - 13.6 जो भी डेटा है वो काइनेटिक एनर्जी में गया 6.4। ओके, क्लियर हुआ ना? तो जितना भी एक्सेस एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। व्हाट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी? जैसे सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन बाहर करो तो Na+ बन जाएगा ना। आयोनाइज करना, आयोनाइज करके आयन बनाना, तो सोडियम को कुछ एनर्जी दोगे तो Na+ और इलेक्ट्रॉन में जाएगा। तो सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन से कम ही होता है, कुछ 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे कुछ होता है। मतलब 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन भेज दो तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, तो सोडियम Na+ में चला गया तो तुम बोलोगे सोडियम आयोनाइज हो गया। दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। उसी तरह सीजीएम का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन भेज दो ना तो सीजीएम आयोनाइज हो जाएगा। इसीलिए सीजीएम तुरंत रिएक्ट करता है, एयर में लाओ नहीं कि उसके सारे इलेक्ट्रॉन बाहर, हीट से इतनी एनर्जी मिल जाती है कि बाहर आ जाए। हीट में जो फोटोन जाकर स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सीजीएम हो गया। तो ये इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जिसमें भी है, जैसे सोडियम में वो थर्ड ऑर्बिट में था, थर्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। सीजीएम में 6s1 मतलब छठे ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब तुम फोटोन डालोगे तो सिक्स्थ ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। तो हमेशा जो लास्ट ऑर्बिट है उससे बाहर जाता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का एक प्रॉपर डिफिनेशन है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इन द आइसोलेटेड गैसियस एटम। ऐसा पूरा डेफिनेशन में नहीं दे रहा था, वो तो आएगा उस साइड। लो मैं इसको एक एग्जैक्ट डेफिनेशन दे देता हूँ तुम लोग को, ठीक है? एन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे होगा? आउटर मोस्ट सेल ना, मतलब आउटर मोस्ट सेल इन एन आइसोलेटेड, मतलब इलेक्ट्रॉन को, एटम को आइसोलेट करके रखना, तब की बात कर रहे हैं। गैसियस एटम मतलब सोडियम जैसे मेटल है तो सोडियम मेटल से एक एटम को बाहर लेकर आओ, जब एक एटम को बाहर ले जाए तब उससे इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकालेंगे उसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ये E इंफिनिटी वाला कब था? E इंफिनिटी कितना था? 0। हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी क्लियर हुआ? अभी क्या है, अपने बुकलेट में भी दिया रहेगा डेफिनेशन, तो बुकलेट में डेफिनेशन होगा यही गिवन होगा। हाँ डाउट है सो हम बोलो। नहीं नहीं, ये आयोनाइजेशन एनर्जी में कोई डाउट है वो बताओ, उसके बाद का डाउट देखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी में किसका क्या डाउट है वो पूछो पहले। हाँ बोलो श्रेयस। सर ये मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन क्या होता है सर? मतलब सेम वेवलेंथ है, उसमें एक ही वेवलेंथ आएगा, जैसे व्हाइट लाइट लोगे तो कई तरह का वेवलेंथ आएगा, केवल रेड या केवल व्हाइट या केवल रेड या केवल ओनली येलो ओनली वायलेट, ऐसे एक फिक्स वेवलेंथ, उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलोगे। एक फिक्स वेवलेंथ, जैसे येलो का अपना एक फिक्स वेवलेंथ है तो वो मोनोक्रोमेटिक हो गया।
बट मोनोक्रोमेटिक मतलब नहीं, मतलब जैसे वाइट सनलाइट वो मोनोक्रोमेटिक नहीं, उसमें बहुत सारे वेवलेंथ आते हैं, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो सब मिलकर आते हैं। हाँ बोलो, अब किसका है? अनुष्का, हाँ बोलो। यस अनुष्का। क्वेश्चन में आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया है तो 13.6 वोल्ट होगा ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। हाँ वो केमिस्ट्री में दोनों को सेम ही मान लेते हैं वो लोग, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों को सेम मान के चलते रहते हैं, है ना। मतलब 13 आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए और आईपी होना चाहिए 13.6 वोल्ट। हाँ। फिजिक्स में जाकर डिटेल में पढ़ते हो, बट केमिस्ट्री में दोनों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान के चल लेते हैं, ओके। उसको भी एनर्जी ही मान लेते हैं। ओके, तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबको क्लियर है? क्लियर है ना, नहीं तो पूछ लो। ओके क्लियर है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्लियर हो गया। अब ये एनर्जी का वैल्यू तुम लोगों ने बताया था, कुछ तो डेटा आया था ऊपर वाला जो कैलकुलेशन बोला था, कैलकुलेटर यूज करो। 12.77 आ रहा है क्या? ओके 12.77, 12.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ 12.77 देंगे तो कहां से कहां तक जाएगा? ये गैप कितना है? n इक्वल टू 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा कि 4 पे जाएगा? 4 पे गैप कितना है? 0.45। हाँ, तो यहाँ पे जो गैप की हम लोग बात करें, मतलब तुम 10.2 का गैप देते तो वो सेकंड ऑर्बिट पे जाता, तो एक ही स्पेक्ट्रल लाइन आता, 2 से 1 आता तो एक ही आता ना। बट ये गैप दे दें तो ये गैप कितना है इसके बीच में? 12.09 है ना। तो यदि यही 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता तो वो थर्ड ऑर्बिट पे जाता, तो थर्ड ऑर्बिट से आते समय कितना स्पेक्ट्रल लाइन देगा? n इंटू एन माइनस 1/2, 3 इंटू 2/2, 3 ना। बट वही n इक्वल टू 4 पे चल जाए तो n इक्वल टू 4, तो गैप कितने का है? फोर्थ की एनर्जी कितनी थी? -1.51, और ये एनर्जी कितनी थी फोर्थ वाले की? -0.85, यस 0.85। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? -0.85। तो 13.6 और 0.85 का डिफरेंस 12.75 ना। 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, तो ये भी सही से कैलकुलेट करोगे तो 12.75 के आसपास ही आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू n इक्वल टू 4। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कल बताया था फॉर्मूला, n इंटू एन माइनस 1/2, कौन सा हो गया? 4 इंटू 3/2, 6 ना। इसमें यूवी में कितने होंगे? यूवी में होंगे 1 पे आने वाले सारे यूवी, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, ये सब यूवी। 2 पे आने वाले सारे विजुअल, 4 से 2, 3 से 2, और 4 पे 3 पे आने वाले इंफ्रारेड। मतलब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 पे चला गया तो बहुत सारे एटम है, कुछ एटम में 4 से 1 पे आ गया तो वो यूवी हो गया, कुछ एटम में 4 से 2 पे आ गया तो विजिबल हो गया, कुछ एटम में 4 से 3 गया तो 3, 3, 4, 5 पे लौट के आने वाले सब इंफ्रारेड है, तो मतलब कम एनर्जी वाले इंफ्रारेड आ गया। उसने बताया कि 13.6 है, मतलब ये एनर्जी लेवल कितना होता है, एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, ये वैल्यू कैसे लिया था हम लोगों ने? 1240 बाई दिस वाला वैल्यू जो हो गया 12.77, ये 13.6 वाले डेटा से ही तो किया है। 13.6 का यूज कहाँ पे किया, ये तुमने बोला ना, ये है 13.6 का यूज। फर्स्ट का एनर्जी इतना, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 हो गया, मतलब फर्स्ट का -13.6 है, तो सेकंड का -3.4 है, तो थर्ड का इतना, फोर्थ का इतना, तभी ये डेटा यूज किया ना।
क्लियर हुआ? 13.6 का डेटा यहाँ पे यूज किया, उसी से एनर्जी गैप निकला, तब कैलकुलेट कर पाए। ओके, तो 6 हो गया, 10 हो गया, और कौन सा है? 6 डन, 10 डन, 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द सीरीज लिमिट ऑफ द बाल्मर सीरीज। सीरीज लिमिट क्या था? सीरीज कहाँ पे एंड होता है? फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज कौन सा था? 3 से 2 है ना। सेकंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज 4 to 2। थर्ड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज 5 to 2। लास्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज जो लिमिट है इंफिनिटी से 2। तो जब इंफिनिटी से 2 आएगा तो कितना वेवलेंथ आएगा? क्वेश्चन नंबर 5, ऑल बी 3 है ना। इंफिनिटी से 2 सीरीज लिमिट, और इसी को बोलते हो लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो कितना हो जाएगा? ई इंफिनिटी 0 और E2 कितना आया था? -3.4। तो कितने के एनर्जी का डिफरेंस आ गया? 0 माइनस -3.4, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होगा ना। तो डेल्टा इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, मतलब 1240 बाई लैम्डा, यही होगा ना। तो लैम्डा का वैल्यू 1240 बाई 3.4 नैनोमीटर, ये आंसर होगा मेथड 1। या मेथड 2 क्या कर सकते हो? वो फॉर्मूला लगा दो, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। 1 बाई लैम्डा ये कैलकुलेट करना है, आर का वैल्यू मीटर में चाहिए तो 1.09 इंटू 10⁻⁷। जेड 1 का स्क्वायर, बाल्मर है तो 1/2 स्क्वायर, माइनस सीरीज लिमिट लास्ट इंफिनिटी से जंप किया, ये ऑर्बिट नंबर है ना। बाल्मर के लिए हमेशा ये 2 रहेगा, ये फिक्स है। बाल्मर का 2, लाइमन का 1, पैस्चन का 3, ये वैल्यू फिक्स है, इधर वैल्यू होता है। तो लास्ट लाइन के लिए इंफिनिटी। वही पूछता है सेकंड लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज के लिए क्या होगा। n1 का वैल्यू तो 2 ही है, सेकंड लाइन कौन सा होगा? 3 to 2, 4 to 2, ये 4 हो जाता है। क्लियर हो गया? हाँ, तब तो सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट में डाउट हो तो बताओ। ये 5 के बाद 14, 18, 25, 14, 18 क्लियर सबको? क्लियर? यस यस यस, हाँ ठीक है, सबका क्लियर है। ओके, अब ये इसके बाद 14 और 18 है। देखो 14 और 18, 14 में क्या है? Which element has a hydrogen like spectrum whose line has a wavelength of the 1/4 of atomic hydrogen? हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम तो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, He प्लस Li2 प्लस Be3 प्लस B4 प्लस, तो चारों आंसर हो सकते हैं। He प्लस Li2 प्लस Be3 प्लस B4 प्लस। यदि पूछे हाइड्रोजन लाइक किसका होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, उससे मतलब नहीं रहा, बट उसके आगे एक और पॉइंट दिया हुआ है जिसका वेवलेंथ 1/4 ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन हो। जिसका वेवलेंथ 1/4 ऑफ द हाइड्रोजन एटम हो, मतलब लैम्डा का वैल्यू दूसरे उसके रेस्पेक्ट में 1/4 आ रहा हो, तब तो डायरेक्ट मालूम चल जाएगा तुम्हें ये। हाँ देखो, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, यही है ना। और हाइड्रोजन के लिए 1 बाई लैम्डा आर 1 स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो किसके लिए लैम्डा 1/4 होगा, ये पूछा ना। ये लैम्डा 2 ले लो, ये हाइड्रोजन का लैम्डा है ना। लैम्डा बाई हाइड्रोजन का लैम्डा, तो ये तो कैंसिल हो गया। लैम्डा हाइड्रोजन बाई लैम्डा 2 विल बी जेड स्क्वायर। लैम्डा 2 उसने बोला लैम्डा एच बाई जेड स्क्वायर आएगा। उसने बोला कि लैम्डा एच बाई 4 आना चाहिए, इट मींस जेड का वैल्यू 2 है, मतलब ये क्या होगा? हीलियम प्लस का होगा। ये लिखा हम लोगों ने किसी एलिमेंट के लिए, 1 बाई लैम्डा मतलब हाइड्रोजन हीलियम
प्लस Li2 प्लस, ये सबके लिए वैलिड है। किसके लिए? HHE प्लस, B Li2 प्लस, B3 प्लस, है ना, B4 प्लस, सोडियम 10 प्लस, ऐसे सब हाइपोथेटिकल जो भी है इसके लिए वैलिड है। और हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे जेड का वैल्यू 1 फिक्स है। हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया ना, तो ये 1 रखा। और ये किसी एलिमेंट का, अब ये दोनों को डिवाइड किया तो ये हो गया लैम्डा हाइड्रोजन, ये ऊपर जाके इधर आएगा लैम्डा हाइड्रोजन बाई लैम्डा 2। उसने बोला कि लैम्डा 2 इज लैम्डा हाइड्रोजन बाई 4, जबकि हम लोग के हिसाब से लैम्डा 2 लैम्डा हाइड्रोजन बाई जेड स्क्वायर आ रहा है, और ये वैल्यू 4 है, मतलब जेड का वैल्यू 2 आ गया। वही बोलता कि 1/9, नाइन्थ मतलब क्या हो जाता? लैम्डा हाइड्रोजन बाई 9। यदि क्वेश्चन रहता मतलब जेड का वैल्यू 3 होता तो आंसर Li2 प्लस हो जाता। यही आंसर होता 1/16, मतलब जेड का वैल्यू 4, मतलब B3 प्लस होता। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 14, वो लिखा नहीं बस बोल दिया। 14 देखो, 14 आप क्वेश्चन पढ़ा के नहीं तुम लोग, देखो पहले 14 देखो। 14 में दिया कि किसका वेवलेंथ जो होता 1/4 ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन होगा, मतलब लैम्डा 2 विल बी लैम्डा हाइड्रोजन बाई 4, किसका होगा? तो हम लोग ने कैलकुलेट किया कि लैम्डा 2 इक्वल टू कितना आता है, लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा हाइड्रोजन बाई जेड स्क्वायर आता है। तो लैम्डा हाइड्रोजन बाई जेड स्क्वायर आता है, इसके अनुसार लैम्डा हाइड्रोजन बाई 4 आना चाहिए, मतलब जेड का वैल्यू 2 होगा। ओके, 14 डन, क्लियर है? क्लियर। जेड का वैल्यू 4 नहीं, जेड का वैल्यू 2 आया। लैम्डा हाइड्रोजन बाई जेड स्क्वायर आ गया ना, उसने बोला कि लैम्डा हाइड्रोजन बाई 4 आ रहा है, तो जेड का वैल्यू क्या होगा? तो जेड का स्क्वायर इज 4, तो जेड का वैल्यू 2 आया ना। अरे समझ में आ गया? ओके, BB3 में क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लो फिर। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके, हाँ सबका क्लियर है, ठीक है। अब तो 18 लिख दिया, 18 पहले देख लो। 18, 18 ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए n=1, मतलब 1 पे जो भी जंप करे अल्ट्रा वायलेट रीजन है, 2 पे जंप करेंगे तो विजिबल या लाइमन सीरीज बोलोगे, है ना? विजुअल में आते हैं लाइम, वो बाल्मर सीरीज होता है। n=1 वाला क्या था? अल्ट्रा वायलेट और यूवी रेंज। n=2 पे कभी भी जंप करेगा तो विजिबल रीजन में आएंगे और बाल्मर सीरीज। n=3 4 5 6 7 वगैरह इंफ्रारेड रीजन, पैस्टन ब्रैकेट पीफन सीरीज, ऐसे कुछ था। अब 18 देखो, फॉर एमिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम कौन सा इनकरेक्टली मैच है, कौन सा इनकरेक्ट है? लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट, क्लियर है? ये तो सही होगा, लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट में आता ही है। बाल्मर विजिबल, हाँ तो बाल्मर का तो विजिबल ही बोला था ना। रेस्ट ऑल इंफ्रारेड, तो पैस्चन ब्रैकेट पी फंड हम्प्री सब इंफ्रारेड, बट उसने पी फंड को अल्ट्रा वायलेट बताया, तो रॉन्ग हो जाएगा ना, 18 का डी होगा ना फिर। क्लियर हुआ 18 का डी? क्वेश्चन 24 अलग हो गया, 18 क्लियर हुआ? हाँ, तो याद कर लो, लाइमन, यूवी, बाल्मर, विजिबल, रेस्ट ऑल, पैस्चन ब्रैकेट पी फंड, ये सब जो भी है इंफ्रारेड। तो वो लास्ट वाला रॉन्ग हो रहा था। 18 का आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट, डी था। नेक्स्ट,
18 के बाद लिस्ट लिस्ट में क्या है, एक तो एर्थ जो तुमने बताया वो देखते हैं पहले। 24 25 24 देखो। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ wavelength of H alpha and H beta line of hydrogen atom in the Balmer series। लैम्डा अल्फा मतलब पहला और दूसरा, अल्फा मतलब पहला लाइन, बीटा मतलब दूसरा, गामा तीसरा, है ना। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ना लिख के अल्फा का बीटा दे दिया। अल्फा मतलब हमेशा फर्स्ट होता है, बीटा मतलब सेकंड होता है। कहीं भी जैसे नोमेनक्लेचर वगैरह भी आया तो अल्फा बीटा मतलब पहला दूसरा ऐसे। तो 24 में बताओ रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ एच अल्फा और एच बीटा लाइन इन द बाल्मर सीरीज क्या होगा। बाल्मर सीरीज का पहला लाइन और दूसरा लाइन के वेवलेंथ का रेशियो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर क्या करेंगे, 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर, बाल्मर के लिए 2 स्क्वायर माइनस फर्स्ट लाइन है तो 3 स्क्वायर, यही होगा ना। एच बीटा मतलब सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर, वो कितना लिखेंगे 1/λ, इसको बीटा लिखें, कुछ भी लिखो, λ1 λ2, बीटा मैं लिख रहा हूँ आर जेड स्क्वायर। सेकंड लाइन ऑफ द बाल्मर, बाल्मर के लिए तो फिक्स है 2, इधर ही वेरी होगा ना, माइनस सेकंड लाइन मतलब 4 to 2, थर्ड लाइन मतलब 5 to 2, सिक्स लाइन मतलब 6 to 2, इन्फिनिटी लास्ट लाइन मतलब इन्फिनिटी टू 2। हाँ तो यहाँ से जब तुम डिवाइड कर दोगे 1/λ अल्फा बाई 1/λ बीटा इक्वल टू, ऊपर में आ जाएगा ये कितना 9 माइनस 4 5/4 × 9, और इधर कितना आ जाएगा 16, मतलब 3/16 ना। तो ये लैम्डा बीटा बाई लैम्डा अल्फा आ गया, बट एक बात याद रखना जो मैंने बोला था लास्ट में, रिवर्स करना मत भूलना, 5/36 × 16/3। हाँ तो लैम्डा अल्फा बाई लैम्डा बीटा यहाँ पे लास्ट में एक बार इन्वर्ट जरूर कर लेना, 27/20 आएगा फिर। क्लियर ना, देखो आंसर में दोनों दिया है 20/27 27/20। यूजुअली जो ये आंसर यहाँ पर आ गया ना, यही हम लोग लिख के आ जाते हैं, ये नहीं करना। ये यहाँ पे एक बार इन्वर्ट हो चुका है देखो, इसके कारण एक बार इन्वर्ट हो गया तो फिर से एक बार इन्वर्ट करके लाना पड़ता है, तो ये कॉमन मिस्टेक यहाँ निकाल के भी रॉन्ग करके आ जाते हैं सब। ऐसा एक क्वेश्चन तो आना ही है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। किसी दो का लैम्डा का रेशियो बता देगा, फर्स्ट लाइन इसका, थर्ड लाइन इसका, या इसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज कौन सा हुआ, सबसे छोटा वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट एनर्जी, hc/λ। हाँ रॉन्ग हो रहा है अभी, कुछ लोगों ने राइट कर दिया, ओके। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी, इंफिनिटी से 2 ना, बाल्मर सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब सबसे छोटी एनर्जी, बाल्मर में सबसे कम एनर्जी कौन सा आएगा 3 से 2 ना। या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी एच न्यू होती है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इन्फिनिटी से आएगी। तो बाल्मर सीरीज का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब इन्फिनिटी से 2। हाँ मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब एच न्यू इक्वल टू c/λ ना, लैम्डा के इनवर्सली रिलेटेड, लैम्डा छोटा होगा न्यू बड़ा होगा, इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फोटोन। जितना ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन, जैसे इन्फिनिटी से लेके 1 ले लो लाइमन सीरीज का, तो फोटोन सबसे बड़ा आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, तो वो होगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या लोएस्ट वेवलेंथ।
स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ले लो, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट आएगी। ओके 24 डन। 24 क्लियर था ना? 24 क्लियर है सबको? यस। नहीं तुम्हें डाउट है 4 स्क्वायर क्यों लिया वल्लभ? उसमें डाउट है 4 स्क्वायर कि क्लियर है? ओके क्लियर है। ठीक है तो ये सबको क्लियर है, नेक्स्ट करें हम लोग। नेक्स्ट 24 के बाद 24 तो डन हो गया, 14 हो गया, 24 हो गया, 25 बचा है। 25 में जाओ। द वेव नंबर्स फॉर सीरीज लिमिट ऑफ पैस्चन सीरीज। पैस्चन सीरीज क्या? पैस्चन सीरीज मतलब n इक्वल टू व्हाट, कितने पे जंप करके आना चाहिए? लाइमन मतलब n इक्वल टू 1 पे जंप करने वाले सारे लाइमन, 2 पे जंप करने वाले बालमर, 3 पे जंप करने वाले पैस्चन। तो फर्स्ट लाइन ऑफ द पैस्चन बोले तो 3 पे जंप करने वाला मतलब 4 से 3। सेकंड लाइन ऑफ द पैस्चन मतलब 5 to 3। तो सीरीज लिमिट क्या होगा, लास्ट क्या होगा? इन्फिनिटी से 3 ना। अभी पुट करो आ जाएगा। वन बाय इन्फिनिटी। यही होगा ना? वेव नंबर पूछा, लैम्डा नहीं, वेव नंबर उल्टा हो जाएगा। लैम्डा पूछता तो ये, और वेव नंबर किसको बोलते हैं? 1 बाय लैम्डा को ना। ये वेव नंबर, वेव नंबर इक्वल टू r/9। ओके। और कौन सा था VB3 में? एक क्वेश्चन तो पूछा था तुमने, थर्ड बोला था शायद। थर्ड नहीं, नाइन्थ बोला था। नहीं नाइन्थ में नहीं, कौन सा बोला था? किसी किसी ने एक डाउट पूछा कुछ। अच्छा एर्थ। एर्थ में देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वन ऑफ द लाइन ऑफ द पैस्चन सीरीज दिया हुआ कितना, फ्रीक्वेंसी मालूम है तो वेवलेंथ मालूम आ जाएगा, c by लैम्डा। क्वांटम नंबर n2 विच प्रोड्यूसेस दिस ट्रांजिशन, किस ट्रांजिशन से ये आएगा? पैस्चन सीरीज में है ना। क्वेश्चन नंबर 8। 1 by लैम्डा इक्वल टू r जेड स्क्वायर 1 by 3 स्क्वायर माइनस 1 by n स्क्वायर, यही है ना। और लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा? c by न्यू ना। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, लैम्डा कैलकुलेट करो, लैम्डा का वैल्यू c by न्यू से आ जाएगा। 3 into 10⁸ भाई यहाँ पे न्यू पुट कर दो जो भी है, क्लियर ना। ये लैम्डा आ जाएगा तो लैम्डा यहाँ पुट कर दो, फिर यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा। इसमें अननोन तो बस n ही था ना। टेस्ट तो सॉल्विंग है। क्लियर हुआ अर्थ कैसे हुआ? हाँ तो सब नोन है, रेस्ट सॉल्विंग। और भी n तुम्हें मालूम है इंटीजर है, तो पूरा पूरा सॉल्व मत करना, देखना किसके आसपास का वैल्यू आ रहा है, 2 3 4 जो भी आ रहा है बस वही आंसर करना है। ओके VB2। क्वांटम नंबर नहीं है यार, क्वांटम नंबर मैंने बोला कि जितना मैंने पढ़ा है बस उतना ही है सिलेबस। VB2।
बोर्स एटॉमिक मॉडल, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बोर्स और स्पेक्ट्रम होगा। PV1 से हार्डली कोई क्वेश्चन होगा, उसमें कैथोड रे एनोड रे वगैरह है ना, कि कुछ और भी है? हाँ वो सब फालतू वाला है, उधर से शायद ही कुछ है, बट आ सकता हो फोटोन वोटोन की एनर्जी थोड़ा बहुत। बट मेन तुम्हें यही BB2 और BB3 करना है। BB2 में देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है तुम्हारा 1 to 10 के बीच में, क्वेश्चन नंबर 6 है, 8 है, 6, 8 और 10। तो पहले हम लोग 6 को कट करते हैं, 6 करेंगे अभी। ओके, इफ बोर्स रेडियस इज ए नॉट, आर नॉट का, आर नॉट की जगह ए नॉट ले लो, है ना। तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का क्या होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस। ये मैंने बताया था, यदि हीलियम प्लस में ग्राउंड स्टेट में n=1 में, तो एक्साइट करोगे तो n=2 चला गया। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2 प्लस, बस पुट करते जाओ। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n=3 ना, ग्राउंड स्टेट n=1 है, फर्स्ट ऑर्बिट। थोड़ा भी एक्साइट करोगे तो सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा, तो पहला एक्साइटेड स्टेट है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इक्वल टू n=2। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम। ग्राउंड स्टेट n=1 किसके लिए? हाइड्रोजन हीलियम प्लस Li2 प्लस, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n=2। सेकंड एक्साइटेड स्टेट n=3। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम लोग, आर का वैल्यू हो गया R0 n² बाई जेड। तो R0 ना लिख के बोला, इसे A0 लिखो, है ना, A0 n² बाई जेड। तो R1 ऑफ हाइड्रोजन पूछा है, तो वो कितना होगा? A0 1 का स्क्वायर, जेड का वैल्यू 1। और क्या पूछा हुआ है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। A0 n का वैल्यू कितना हो गया? इसका मतलब n का वैल्यू क्या है? 2 ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो 2 का स्क्वायर बाई जेड का वैल्यू क्या होगा? 2 फॉर हीलियम प्लस Z=2। उसके बाद एक और पूछा है कुछ, तो वैल्यू सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2 प्लस। सेकंड एक्साइटेड मतलब n=3 ना, ऑफ Li2 प्लस। तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट कितना होगा? A0 n²/जॉन, मतलब 3² बाई जेड का वैल्यू, इसके लिए जेड का वैल्यू तो 3 ही हुआ, बाई 3। ये हो जाएगा 3A0, ये हो गया 2A0, और ये आ गया A0। तो कौन सा आंसर होगा? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी। क्लियर हो गया? 6 क्लियर है? ओके, 6 डन। 6 के बाद डाउट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। 8 पे जाओ। ये 8 को कट कर देंगे। 8 देखो, जेड का वैल्यू बताना है किसी एलिमेंट का, सो दैट फोर्थ ऑर्बिट अराउंड एक्स, इसका चौथा ऑर्बिट जो होता है फर्स्ट ऑर्बिट के बराबर आ जाए। ये है ना, ये इनसाइड फिट करते हैं।
फिट इनसाइड फर्स्ट बोर ऑर्बिट। इक्वल टू नहीं दिया है, बोला कि इनसाइड फिट हो जाना चाहिए, मतलब ए नॉट के अंदर फिट हो जाना चाहिए। क्या लोगे तो देखो हाँ एर्थ है ना, आर इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड ऐसा ले लें, या आर नॉट लो, कुछ भी चलेगा। आर इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई फॉर एन इक्वल टू वन ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट ऑर्बिट का कितना होगा, आर वन विल बी आर नॉट वन स्क्वायर बाई वन, आर नॉट आ गया। और अभी आर नॉट के अंदर फिट फिट होना चाहिए फॉर एन इक्वल टू फोर ऑफ एनी अदर एटम आर फोर का वैल्यू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, मतलब फोर स्क्वायर बाई जेड होगा। तो ये किसके लिए इक्वल आएगा वो बताना होगा, आर नॉट इक्वल टू आर नॉट इंटू फोर स्क्वायर बाई जेड। जेड का वैल्यू 16 ले लें, इक्वल आएगा। बट जेड का वैल्यू 16 से ज्यादा ले लोगे तो वो उसके इनसाइड चला जाएगा। जेड का वैल्यू तुम यहाँ पे फोर फोर रख दो तो कितना आ जाता, जेड का वैल्यू 16 रख दो तब कितना आ जाएगा, वो आर नॉट आ जाता। बट जेड का वैल्यू 16 से ज्यादा होगा तब तो फिट कर जाएगा इनसाइड वो। इसमें वेट एक बार फिर से देखना पड़ेगा मुझे, क्या था, what atomic number should have to become so that fourth orbit x would fit inside the first orbit greater than 16। ऐसे कैसे बता पाओगे, if z is equal to 16 it will be exactly the side, यही होगा ना। फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन टू फिट इनसाइड कितना होना चाहिए, z will be z should be greater than 16। तो 16 से ऊपर वाला सारा डेटा आएगा, है ना। ये जेड पे तो एग्जैक्टली आएगा, तब वो एक ही ऑप्शन है जो 16 से अब बोल रहा है 25। तो आंसर फिर डी जाता है 25। 25 होगा ना, या 17 18 19 पूछेगा कौन कौन सा इनसाइड फिट करेगा, मोर देन वन करेक्ट आंसर। वो दे देगा 17 18 19, है ना, और एक दे देगा 12, तो 12 फिट नहीं होगा बट 17 18 19 सब इनसाइड फिट होंगे। और एग्जैक्ट 16 मतलब फिट नहीं करेगा, एग्जैक्टली उससे मैच करेगा, इनसाइड नहीं जाएगा। तो फॉर द गिवन आंसर एक ही होगा, कौन सा, 25 मतलब डी। ओके, क्लियर है इसमें कि कोई डाउट है। अच्छा, आंसर गिवन इज सी, ठीक है, उसे चेंज कर दो। अच्छा, नहीं समझ में आया। अनित्या, क्या नहीं समझ में आया बताओ। वो कैसे कैलकुलेट किया, अच्छा ठीक है, देखो आर वन का वैल्यू आर नॉट है, इसके बराबर हम लोग का वैल्यू लेके आना है। तो किस ऑर्बिट का वैल्यू, हाँ मतलब ये जब हम लोग दोनों ने इसको इक्वल कर दिया, इसका आर वन और आर फोर इक्वल कर दिया, तब क्या होगा, तो तुम ये बोल लो ये इक्वल किस साइज के लिए होगा, आर वन ऑफ हाइड्रोजन एंड आर फोर ऑफ कोई भी एलिमेंट। तो जेड इक्वल टू 16 हो गया ना, तो 16 वाले का भी रेडियस उतना ही होगा जितना आर वन ऑफ हाइड्रोजन है, तो दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के साइड पे होंगे। बट इसके अंदर फिट करना है, मतलब आर नॉट से छोटा वैल्यू चाहिए, तो आर नॉट से छोटा वैल्यू कब आएगा, जब ये 16 था तब तो कैंसिल होकर आर नॉट आ गया, बट 17 ले लो, जेड इक्वल टू 17 ले लो, फॉर जेड इक्वल टू 17 आर का वैल्यू कितना होता है, आर नॉट इंटू 16/17, इट इज लेस देन आर नॉट ना, तो ये अंदर फिट हुआ ना। जेड का वैल्यू 18 ले लो, 19 ले लो, 20 ले लो, यहाँ पे जेड का वैल्यू चेंज करते जाओ, 18 19 20, मालूम चल रहा है कि आर नॉट से छोटा होगा।
16 से बड़ा कुछ भी ले लो तो ये वैल्यू R0 से छोटा पड़ गया। आप पूछे कि एग्जैक्टली ऑफ दैट साइड होगा तो आंसर सी हो जाता। 16 जस्ट फिट होगा, हाँ, मतलब इनसाइड फिट नहीं होगा, इक्वल होगा, उसके इनसाइड जा ही नहीं पाएगा, दोनों इक्वल होंगे। जो दोनों इक्वल होंगे तो कौन किसके इनसाइड होगा? यही है ना। और उसने बोला कि x वुड फिट इनसाइड द फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब ए नॉट से छोटा होगा, उसके अंदर ही बैठ जाए सब। तो जेड का वैल्यू यदि हाइयर हो गया तो छोटा होता जाएगा रेडियस, तो उसके अंदर फिट होगा। बट कितने से? 16 से ज्यादा, 16 पे इक्वल होगा, अंदर नहीं फिट होगा, इनसाइड फिट नहीं होगा। उसने इनसाइड फिट की बात की है। हाँ बताओ, क्लियर? हाँ जस्ट फिट होगा सार्थक, 16 पे जस्ट फिट होगा, तो वो इनसाइड नहीं जा पाएगा, इसलिए आंसर नहीं होगा वो। उसने बोला इनसाइड जाए, मतलब ए नॉट से छोटा हो। क्लियर हुआ? सबका आंसर नहीं आ रहा है? यस और नो? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद कौन सा है? 8 कर दिया, 10। जेड इक्वल टू 16 इज नॉट क्लियर। ओके ओके, चलो बैक जाओ फिर। ये कैसे क्लियर किया? उसने बोला कि मान लो कि R1 ऑफ हाइड्रोजन और R4 ऑफ और कोई दोनों को इक्वल करना है, तो कैसे करोगे? ये फोर्थ ऑर्बिट का इतना हो जाएगा, और इसको हम लोग को किसके इक्वल करना था? इसके इक्वल, इसका R0 वैल्यू है, ये R0 उठा के यहाँ पर लाए हम लोग। ये दोनों इक्वल कैसे होगा? R1 और R4 को इक्वल करना था हम लोग को। क्या इक्वल करना था? R1 ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू R4 ऑफ एनी हाइड्रोजन लाइक एटम। किसके लिए इक्वल होगा? तो R1 ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, R0, और R4 ऑफ एनी हाइड्रोजन एटम इतना होगा, R0 4 स्क्वायर बाई जेड, तो उसको यहाँ पे लिख दिया, R0 4 स्क्वायर बाई जेड, इसको यहाँ पे लिया, और ये R0 को उठा के यहाँ पे लिया। इक्वल करके देखो, R0 R0 कैंसिल होगा, तो जेड का वैल्यू 16 आया। अभी क्लियर हुआ सार्थक कैसे 16? हाँ, तो दोनों को इक्वल किया, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट और उसका फोर्थ ऑर्बिट। तो किस एटॉमिक नंबर के लिए दोनों इक्वल होगा? 16 के लिए इक्वल होगा, ग्रेटर देन 16 के लिए ऐसे जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। The ratio of radius difference between fourth orbit and third orbit of hydrogen atom and Li2 plus. Fourth and third orbit के बीच का डिफरेंस R4 minus R3 of hydrogen by R4 minus R3 of Li2 plus। ये सब तो होना चाहिए था। अच्छा देखो, 10th R4 minus R3 of hydrogen atom कितना होगा? R0, R0 हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 है, फोर्थ ऑर्बिट मतलब कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर बाई जेड का वैल्यू 1 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर बाई जेड का वैल्यू 1 हो गया, डिवाइडेड बाई R4 माइनस R3 ऑफ, किसका था ये? 10th में Li2 प्लस एटम। इसके लिए R0 4 का स्क्वायर बाई जेड का वैल्यू कितना हो गया Li के लिए? HeLi 3 ना, 3 माइनस n स्क्वायर बाई जेड, 3 स्क्वायर बाई 3। अभी दोनों का रेशियो पूछा है तुमसे, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? R0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, और ये कितना हो जाएगा? 16/3 माइनस 3। ये कितना आ जाएगा? 16 माइनस बाई 3, 3:1 आ गया ना।
तो 10th का बी आएगा फिर, देख लो। क्लियर हुआ, यस सर नो? 10th के बाद 10th के बाद 11 to 20 के बीच में एक 18 है, एक 19 है, एक 20 है। 18 19 20 और कोई है? नहीं। ओके, ये क्लियर हो गया क्या? यस सर नो? 16 भी है, ओके। ओके, क्लियर टू ऑल, राइट। नेक्स्ट। ये सब जस्ट वही मैंने बोला था, रेशियो आएगा, फॉर्मूला मालूम है तो बस पूरा हो जाएगा। तो पहले कौन सा आ गया हम लोग का? पहले जो लिस्टेड कौन सा है अपना? 18 19 एंड 20। पहले 18 19 20 देखो, फिर बीच में जो पूछ रहे हो वो देखते हैं। 18, अकॉर्डिंग टू बोस मॉडल, लो इतना डायरेक्ट लर्न करना है तुम्हें। 18 तो एक फॉर्मूला है जो लर्न करना है तुम्हें। 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई रेस टू 4 बाई एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यही है ना? 13 कैसे डाउट आ सकता है? माने en का एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, 2 पाई स्क्वायर एम ई टू पावर 4 के स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो आंसर सी डायरेक्ट है, 18 को सॉल्व भी नहीं करना है। 18 क्लियर है? वो एक फॉर्मूला पूछा है। हाँ, तो 18 में सॉल्व करने लायक कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला जैसा आर का था, लर्न फॉर्मूला। ये पूछेगा भी नहीं, वो क्यों पूछने वाला लर्न फॉर्मूला? 19th। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये दोनों डायरेक्ट फॉर्मूला तुम लोग पूछ रहे हो, देखो यदि भूल गए हो तो। टोटल एनर्जी आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था? 2 टाइम्स द टोटल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? मॉडुलस ऑफ टोटल एनर्जी। ऐसे था ना? जैसे फॉर हाइड्रोजन, फॉर एन इक्वल टू 1, टोटल एनर्जी मान लो 13 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इसका डबल, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के मॉडुलस, मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे था ना? जैसे n इक्वल टू 2 पे जाओगे तो टोटल एनर्जी -3.4, उसका पोटेंशियल एनर्जी डबल ऑफ द टोटल एनर्जी, -3.4 का डबल -6.8। और काइनेटिक एनर्जी उसका मॉड्यूलस, मतलब -3.4 का मॉड्यूलस 3.4। ये दो फॉर्मूला था ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है ना? ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो 19 का क्या होगा? टोटल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज 2 इंटू टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, आंसर डायरेक्ट सी हो गया। 20 भी डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मॉडुलस ऑफ टोटल एनर्जी। ये 18 19 20 डायरेक्ट फॉर्मूला है, सॉल्व कुछ भी नहीं करना है, ये फॉर्मूला मालूम है तो कर दोगे। क्लियर हुआ? 18 19 20 क्लियर है? 18 19 20। तो ये लर्निंग है, एक बार समझ में आ गया, बस ये लर्न कर जाओ कि इतना होता है। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बताया था ना, कौन कौन सा है? हीलियम 2 प्लस, हीलियम+ Li2+ Pe3+, जिसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। 16 16 देखो। फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, सबके लिए वही फॉर्मूला है। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइफ के लिए जो 4 5 फॉर्मूला। Vn इंटू Rn क्या आएगा? Vn को मल्टीप्लाई करो, Rn को मल्टीप्लाई करो, क्या आता है देखो तो। किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, यही पूछा है ना?
Vn इंटू आर एन। Vn कितना होता है? V नॉट इंटू जेड बाई एन। आर एन कितना होता है? आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन पूछा, क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 16 ना, तो मल्टीप्लाई कर दो। ये V नॉट जेड बाई एन इंटू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, यही होगा ना। ये आएगा V नॉट इंटू आर नॉट इंटू एन, बच गया, जेड तो कैंसिल हो गया ना, इंटू एन आएगा, बस यही आंसर होगा। देख लो 16 का आंसर क्या हुआ। एक आंसर है ना सी। हाँ सागर, क्लियर? ओके, इधर तो हो गया 20 तक। और कौन सा बच के आगे जाओगे तो? 19, 18, 19, 20 हो गया। 17 भी है लिस्ट में। 17 देखो, 16, 17 दोनों है। ओके, तो ध्यान ही नहीं दिया। 16, 17 दोनों था, देखो तो। अभी कौन सा किया था? 16, 17 में। अच्छा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का तो फॉर्मूला बताया था। अगेन फॉर्मूला है 2 पाई आर बाई वी। टाइम पीरियड डिराइव किया था ना, 2 पाई आर बाई वी। अब ये सब तो हो जाना चाहिए था, देखो 17 ना। टी इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी। आर के वैल्यू पुट करो, वी के वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन है 11 to 20। उसके बाद 20 to 30 में जाओगे तो है लिस्ट में अभी 26, 28, 26, 29, 28, 26, 29, 28। ओके, 26, 29, 30 तक में 26 वाले है ना। 26 पे जाओ। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा? ओके, एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या फॉर्मूला बच गया? E1 इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यही होगा ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? इसी का मॉडुलस, मतलब 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये होगा ना फॉर हाइड्रोजन एटम। एन का वैल्यू 1 है। आयोनाइजेशन एनर्जी एन का वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होगा? 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगा ना। हीलियम रहेगा तो जेड का वैल्यू 2, इसके लिए 3, इस तरह से आता जाएगा। तो फिर क्या आंसर आएगा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। तो ऐसा कोई आंसर तो होगा ही। 26 देखो, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कौन सा होगा आंसर? बी जाएगा ना। 26 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, राइट? ओके, 26 क्लियर? यस, नो? ओके, नेक्स्ट देखो। हाइड्रोजन ऑलरेडी वाई जेड स्क्वायर, मतलब हीलियम प्लस रहेगा तो क्या होगा? जेड का वैल्यू 2 पुट करना। तो हाइड्रोजन के लिए जेड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक। हाइड्रोजन लाइक मतलब हीलियम, लिथियम सब एच ई प्लस। वो क्या हो गया ना, हाइड्रोजन लाइक मतलब, ये शायद तुम लोग को बार बार तंग कर रहा था। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज तो हो गया हीलियम प्लस, Li2 प्लस, B3 प्लस, ये सब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये सब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। बट जेड का वैल्यू अलग होगा, इसका 2, इसका 3, इसका 4।
इसका 5, जैसे हीलियम प्लस का E1 का एनर्जी लोगे तो कितना होगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड का वैल्यू 2 का स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, -54.4। तो तुम इसको 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो बाहर आएगा। जो इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी इसकी -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या होती है, 0। तो इसको आयोनाइज करने के लिए कितना देना पड़ेगा, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही होगा ना। Li2+ होगा तो उसका E1 का एनर्जी होगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 3 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, -13.6 इंटू 9 का स्क्वायर, यही होगा ना। ओके, क्लियर हुआ नित्या। अभी क्यों जेड स्क्वायर लेना, सबके फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी अलग होगी। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा था, 28। 28 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी अरे द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट का, ठीक है। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, E1 ऑफ हाइड्रोजन की E1 ऑफ हीलियम प्लस, किसकी ज्यादा है। E1 ऑफ हाइड्रोजन तो -13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाई 1, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी तो एनर्जी बहुत कम है, -54.4, ये तो और भी कम हो गया। हाईएस्ट एनर्जी किसका हो गया, हाइड्रोजन का हाईएस्ट है -13.6, हीलियम प्लस और छोटा पड़ गया। हाँ हीलियम प्लस, Li2+ और छोटा पड़ गया, यही है ना। क्वेश्चन नंबर 28 इसको मान लो, ठीक है। 29, ओके। 29 पे देखो, एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोपोर्शनल टू, एंगुलर मोमेंटम मतलब MVR, एंगुलर मोमेंटम ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, NH/2 है ना, तो R से कैसे रिलेटेड है। हाइड्रोजन एटम, जेड का वैल्यू 1 कर देना, ठीक है, तब R से क्या रिलेशन है तब कर सकते हैं, जेड का वैल्यू 1 मालूम चल गया ना। 29 MVR इक्वल टू NH/2 यही है ना। और MVR और R में क्या रिलेशन, R इक्वल टू R0 N स्क्वायर बाई जेड, जेड का वैल्यू 1 है। तो ये दोनों कैसे रिलेटेड है, ये एंगुलर मोमेंटम की बात करें हम लोग, एंगुलर मोमेंटम और R, एंगुलर मोमेंटम बाई R क्या आ जाएगा, ये इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ पे स्क्वायर कट के n आ जाएगा, है ना। नहीं नहीं, प्रोपोर्शनलिटी बताना है, तब तो डायरेक्ट बता दोगे। हाँ, प्रोपोर्शनलिटी तो डायरेक्ट बता देंगे। तो वापस आ रहा है, ओके। ये n के प्रोपोर्शनल है, एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये भी चलेगा। हाँ, दिस इज प्रोपोर्शनल टू n और एक n स्क्वायर, तो दोनों में क्या रिलेशन दिखेगा, बस n के ही प्रोपोर्शनल जा रहा है, 1 और ये 2 और ये 3, ऐसा जैसे 2 रखोगे तो 2h/2 ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यही होगा ना। तो ये n और ये n स्क्वायर हो गया, तो ये n मतलब किसका आएगा, √R का प्रोपोर्शनल आ जाएगा ना। ये n MVR इज प्रोपोर्शनल टू n और R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, इसका मतलब MVR इज प्रोपोर्शनल टू √R ना। प्रोपोर्शनलिटी बताना था सर, क्लियर हुआ, n का वैल्यू √R ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे √R करके आएगा ना।
ओके, सोच लो। मतलब आर जितना 23 से बढ़ेगा उसका स्क्वायर रूट के 23 से MVR बढ़ेगा, राइट? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 30, राइट? 30 मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट ओनली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस। ये तभी हो गया, हीलियम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है, कितना एनर्जी देना पड़ेगा? हाँ, 54.4, ये अभी किया था ना। तो यहाँ पे तुम इसको ये बताया, जो ये वैल्यू 54.4 दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। यही क्वेश्चन नंबर 30 है ना। और लिथियम के लिए इतना वैल्यू दे रहे हो तो लिथियम से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। लिथियम के ग्राउंड स्टेट का एनर्जी इतना है, तो इतना एनर्जी दे दो तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इसको इतना एनर्जी दे दो, -54.4 है, 54.4 दे दो, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इससे ज्यादा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बन के बाहर आएगा रेस्ट। जैसे इसको तुमने 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया तो 54.4 तो बाहर आने में लग गया, और रेस्ट 45.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। 30 क्लियर? 30 ओके, क्लियर और नॉट क्लियर देखा नहीं। यस यस यस, क्लियर, यस क्लियर, ओके, क्लियर है सबका, राइट? नेक्स्ट 30 के बाद कौन सा? 31। 31 क्या है? 31 बैक। 31 देखो, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, ये तो कोई फॉर्मूला ही दिख रहा है। मॉडल ऑफ आयोनिज्म, द इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड ड्यू टू, अच्छा ये नहीं होगा। ये किसका आंसर आया? ये फिजिक्स वाला एक पार्ट डाल दिया उसने। ओके देखो 31, अरे आर्यन तुमने कर लिया, राइट? सार्थक का भी लग रहा है। ओके, सोहम का भी हो गया है। सार्थक, सोहम, आर्यन, राइट? हाँ गुड। तो थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है, एक सेकंड में कितने बार वो चार्ज पास करेगा? पर सेकंड चार्ज पास, उसी को करंट बोलते हैं ना। एक सेकंड में कितना चार्ज पास किया था, एक सेकंड में कितना बार रिवॉल्व करेगा वो मालूम चल जाए, और उतने देर में कितना करंट प्रोड्यूस होगा वही देखना था ना। वो कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड मालूम है तुम्हें? 2πr/v, यही होगा ना। और चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मालूम है तुम्हें? तो इतने टाइम में वो एक इतना बार इतने टाइम में वो एक रिवॉल्व करेगा, तो एक सेकंड में कितना टाइम रिवॉल्व होगा, दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी। वो कितना होता है? V/2πr, यही था ना फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब एक सेकंड में इतना बार रिवॉल्व होगा, V/2πr। इन 1 सेकंड V/2πr टाइम्स रिवॉल्यूशन। तो करंट कितना जनरेट हो जाएगा पर सेकंड, कितना आ जाएगा? एक सेकंड में इतना बार रिवॉल्व किया V/2πr, उतना टाइम से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पास किया, मतलब इनटू ई ना।
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 टू इतना है ना 10 टू माइनस 19 कूलम। खैर वो कैलकुलेट नहीं करना तुम्हें। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन बाय दिस इस बार अरे इतने लोग कहाँ चले गए? 20 लोग गायब हो गए। अच्छा उनका हो गया होगा। ये सब क्वेश्चन भी कर लिया उन लोगों ने। वाह ग्रेट। 85 में 68 बचे हैं। 17 बच्चे उनका लगता है ये सब हो चुका है, वो गायब हो गए। चलो टॉपर्स की बात ही कुछ और होती। करंट कितना होगा? v इंटू 2 पाई आर, मतलब 1 सेकंड में इतना टाइम रिवॉल्यूशन इंटू ई। यही है ना? तो v के वैल्यू पुट करो, r के वैल्यू पुट करो, e आएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा इससे। करंट प्रोड्यूस। फिर ऑप्शन चेक कर लेना। ओके। थर्टी वन के बाद नेक्स्ट कौन सा था? ये हो गया 31 कट करके। 31 के बाद 32। 32 में एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट इज द एंगुलर मोमेंटम विल बी। एनर्जी दिया हुआ -3.4 किसके लिए? हाइड्रोजन का था। हाइड्रोजन की किस ऑर्बिट का एनर्जी -3.4 होता है? सेकंड ऑर्बिट ना। सेकंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम पूछा है क्या? यही है ना? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। Z²/n² -3.4 n=2। ये डायरेक्ट क्वेश्चन लर्न होना चाहिए कि n=2 के लिए। तो पूछा कि वहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? NH/2 पाई, मतलब 2h/2 पाई ना। h और पाई के वैल्यू रख दो। 6.62 इंटू 10⁻34 बाई 3.14। हाँ उसका बताओ, बोलो। सर वो लास्ट स्टेप है ना, वो I = V/2 पाई, और वो नहीं समझ में आया। अच्छा v/2 पाई यार, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन था ना। हाँ 1 सेकंड में कितना बार रिवॉल्व हुआ? मान लो v/2 पाई सपोज 11 है, मतलब 1 सेकंड में 11 टाइम्स वो रिवॉल्व किया इलेक्ट्रॉन। हाँ 1 सेकंड में कितना चार्ज पास होगा? 11 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ना, 1.6 इंटू 10⁻19 ना। ओके। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19, तो 11 टाइम तुम्हारे सामने से पास कर रहा था। टोटल चार्ज काउंट करोगे कितना पास हुआ? 11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम पर सेकंड। तो वही करंट है ना। हाँ हाँ, थैंक यू सर। ऑलराइट। अब आइसोडाइफस वगैरह देख लेते हैं। 32 हो गया अभी, देख लो। v/2 पाई अभी क्लियर हो गया ना? v/2 पाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन है। 1 सेकंड में कितना बार रिवॉल्व हुआ? सबको सुनाई दिया ना जो बोला? यस। और 32 जो बताया कि सेकंड ऑर्बिट का एक ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी -3.4 है, तो ये तुम्हें जानना होगा। अच्छा सेकंड ऑर्बिट है। अब सेकंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम पूछा था। एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई था, n का वैल्यू 2 है, तो 2h/2 पाई इससे आंसर आ गया। क्लियर? यस 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 यस। ओके यस ठीक है, दोस्तों का क्लियर है। नेक्स्ट कौन सा था अपने लिस्ट में? ये हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये? अच्छा जो भी था 34 करना है अभी, राइट? 34। 34 देखो। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, अब तो डायरेक्ट है ये आंसर। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस 54.4, उतना ही लेना था ना। देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन 13.6 होता है, और लिथियम का कितना होता है? 13.6 इंटू 9, यही आया था ना। तो कितना हो जाएगा? 13.6 इंटू 9 कितना होता है, उससे मालूम चलेगा।
136 में से 13.6 माइनस कर दो, हाँ 122.4 होता है, ए आंसर होगा। अभी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्लियर है, पहले क्लियर नहीं था इसलिए शायद डाउट आया होगा। 34 का क्लियर है, ए होगा। हाँ यस, वो पहले शायद आयोनाइजेशन एनर्जी ही नहीं क्लियर था इसलिए डाउट रहा होगा। 35 देखो, इसका मतलब आगे वाले सब उसी पे होंगे। सर्कम्फरेंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय द फॉर्मूला। 2 पाई आर का वैल्यू पूछ रहा है, यही है ना। और उसको किसके टर्म में करना है, आर नॉट के टर्म में। ए नॉट बोर्स रेडियस, मतलब वो जो आर नॉट है वही ए नॉट है ना। तो 2 पाई आर बोलना है, और क्या है, 2 पाई आर नॉट। 2 पाई ए नॉट हो जाएगा, 2 पाई ए नॉट, ये तो डायरेक्ट दिखेगा। ये पहला क्या है, पाई ए नॉट है, दूसरा पाई ए नॉट बाई 2 है, और तीसरा √4, या तो ये तो 2 ही तो है, 2 पाई ए नॉट, तो सी ही होगा ना 2 पाई आर। ये सब डायरेक्ट वाले क्वेश्चन। 2 पाई आर यही है ना, तो 2 पाई आर के जगह ए नॉट ले लिया और 2 के जगह √4 कर दिया, तो इसमें कौन सा डाउट आ गया। 36, find out the correct statement. It could not explain the spectral line of hydrogen atom. नहीं, बोर का सब बिगेस्ट सक्सेस क्या था, इट कुड एक्सप्लेन व्हाट, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यही था ना। उसने स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को बता दिया था कि क्या होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², वो कैलकुलेट करके देखते हैं। सी में क्या है, बोर यूज द प्लैंक्स कांस्टेंट, बोर यूज द प्लैंक कांस्टेंट टू एक्सप्लेन द टू ऑफ द पोस्टुलेट। और एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। टू पोस्टुलेट्स उसका क्या था, कि MVR इक्वल टू NH/2 पाई, है ना। उसमें प्लैंक्स कांस्टेंट यूज किया उसने। और दूसरा था, दूसरा इक्वेशन क्या था, सेंट्रीफ्यूगल इक्वल टू सेंट्रीपिटल, MV²/R इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², है ना। तो उसमें H का यूज नहीं था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², तो सी नहीं हो सकता। बी और डी में से कोई ना कोई एक होगा। सेंट्रीपिटल बताना है तुम्हें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है। सेंट्रीपिटल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों एक ही है, ठीक है। तो तुम्हें सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r बताना है। तो देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, F सेंट्रीपिटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², यही था ना। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आया था ZE इंटू E/r²। ये वैल्यू था ZE²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। इसमें और कुछ वेरिएशन तो देखेंगे, बट इससे आंसर आ रहा है क्या, अरे तो डायरेक्ट है ना, डी ZE²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए बी नहीं हुआ। बी में भी डी वाला आंसर होगा। हाँ 36 क्लियर हुआ कि डाउट इसमें, बताओ। क्लियर, क्लियर, यस, ओके, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट करो, सबका क्लियर है। 36 के बाद क्या है, 37। जेड का वैल्यू है इसका, ओके, जेड कहाँ पे है देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 का वैल्यू बताया था ना जब थियरी पढ़ा रहा था जेड इंटू ई, और इसका ई, ये थियरी में मैंने पढ़ाया था, नोट्स जब लिखवा रहा था तो।
हाँ, ये बताया था कि ये जेड ई होता है और ये ई होता है। 36 के बाद 37। हाँ, तो ये सब सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। Force on the electron depends upon the principal quantum number as what? In the Bose model hydrogen atom, मतलब Z का वैल्यू 1 ले लेना। The force on the electron and n का वैल्यू कैसे डिपेंडेंट था? फोर्स और n कैसे डिपेंडेंट है? ओके, फोर्स किस पे डिपेंड है? Z, Z का वैल्यू 1 ले लो, E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी के है R स्क्वायर, यही हो गया ना। वो वैल्यू डिपेंडेंट है 1 बाई आर स्क्वायर, और R का वैल्यू क्या होता है? R नॉट n स्क्वायर बाई Z, यही होगा ना। इसको यहाँ पे पुट करो, क्या होगा? फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर मतलब n/4। ये वैल्यू क्या था? आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना। यहाँ पे क्या है? आर स्क्वायर है, और आर क्या है? एन स्क्वायर होता है प्रोपोर्शनल टू, मतलब आर की जगह एन स्क्वायर रख दो तो एन का पावर 4 हो जाएगा। तो फोर्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू एन स्क्वायर, 1/n/4। ये देख लो आंसर कौन सा मैच हो रहा है। बी। क्लियर हुआ? 37 हो जाए तो बस दो ही बच गया, 38 39। इतना नहीं समझ में आया। ओके, देखो ये क्या था कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो? फोर्स का फॉर्मूला क्लियर नहीं हो, फोर्स ऊपर लिखा नहीं है। ये फोर्स का ये फॉर्मूला होता है, कितना आता है। तो एफ सेंटीमीटर हम लोग ने डिफाइन किया था जब इक्वेट कर रहे थे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू ये रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है इसमें? आर स्क्वायर है ना, यही एन के अकॉर्डिंग वेरी होगा। बाकी सब तो कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है। आर एन के अकॉर्डिंग वैल्यू वेरी करेगा। कैसे? आर इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड ना। तो इस आर के वैल्यू को यहाँ पुट कर दो थोड़ा। फोर्स जो था इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, यही आया था ना। और आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड, यही था ना। तो जेड का वैल्यू तो 1 ही है, तो फोर्स विल भी यहाँ पे आर का वैल्यू यहाँ पुट करो तो 1/n/4 आ जाएगा। हाँ नित्य, क्लियर हुआ? ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। 38 39 यही लास्ट दो है, उसके बाद वो आइसो सीरीज देख लेते हैं, वो छोटा सा एक पार्ट है। आइसोटोन, आइसोबार, वो सबको मालूम ही रहता है वैसे। 38 में देखो क्या देखो, एंगुलर मोमेंटम जेड है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मतलब एमवीआर का वैल्यू दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी एमवी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? एमवीआर इक्वल टू जेड है, तो एमबी का वैल्यू जेड बाई आर आएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एमबी स्क्वायर, तो वहां से एमबी का वैल्यू वहां पुट करेंगे हम लोग, तो जेड और आर के टर्म में कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज है, बस वही है। एमबीआर कितना होता है? जेड। वी का वैल्यू कितना होगा? जेड बाई एम आर, ये होगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, जेड बाई एम आर का स्क्वायर। ये 1/2 इंटू जेड स्क्वायर बाई, ये कितना होगा? एम नीचे आ जाएगा बाई एम आर स्क्वायर। ऐसा कोई आंसर है क्या? देख लो। ओके, 39, अरे तो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है। देखो 39 सबसे सिंपल, 38 पहले क्लियर हुआ,
यस और नो? यस 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 यस, ओके ठीक है। 39, 39 देखो, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना था? 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी जेड स्क्वायर एन स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, यही है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या था? 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, तो प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर होगा, यही रहेगा। और प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v और प्रिंसिपल v इंटू एन, जेड स्क्वायर आ रहा है क्या वो देखना होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड एन क्यू बाई जेड स्क्वायर आया था, फ्रीक्वेंसी जेड स्क्वायर बाई एन क्यू आएगा, तो एक तो आंसर सी होना ही है, जेड स्क्वायर बाई एन क्यू। और कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे एफ अभी कैलकुलेट किया था, फोर्स कितना आया था? जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आया था क्या? फोर्स तो अभी किया था, फोर्स देखो इससे पहले वाले पेज पे किया था। फोर्स यहाँ पे जेड बाई, फोर्स कितना आ जाएगा? आर का वैल्यू एन स्क्वायर बाई जेड है ना, आर का वैल्यू एन स्क्वायर बाई जेड करोगे तो जेड स्क्वायर बाई, ओके सब देख लो। अभी पोटेंशियल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स कितना आ गया था अपना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही था ना? मतलब ये इसको के मान ले, जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही था ना? और आर इज प्रोपोर्शनल टू आर इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, यही था ना? तो फोर्स कितना आ जाएगा? के इंटू जेड ई स्क्वायर बाई आर का वैल्यू कितना होगा? आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, इसका स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाएगा? के जेड ई स्क्वायर बाई आर नॉट स्क्वायर एन टू द पावर 4, और ये जेड ऊपर चला गया, तो ये जेड स्क्वायर हो गया। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन रेज़ टू 4, ये तो नहीं होगा, बट फ्रीक्वेंसी तो याद होगा, टाइम पीरियड कितना था? प्रोपोर्शनल टू एन क्यू बाई जेड स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यू। तो डी तो नहीं हुआ, बट सी तो आंसर है। अब ए और बी में क्या था वो देख ले। ऑन द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वी और एन का, वी और एन, वी और एन में क्या होगा? वी नॉट जेड बाई एन, इसको इधर ले लो। तो पूछा वी इंटू एन क्या होगा? वी इंटू एन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? जेड ना, ये इसके प्रोपोर्शनल है क्यों? तो सी में क्या हुआ? प्रोपोर्शनल टू जेड दिया था क्या? सी में प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, वो रॉन्ग हो रहा है। बी में यदि जेड रहता तो हो जाता, वी इंटू एन जेड आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, मतलब जेड, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बनेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा क्या? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी माइनस होता है, तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होगा, इनवर्सली रिलेटेड जाएगा वो। मतलब क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? माइनस 13.6 का डबल है ना, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलोगे, ये माइनस साइन है, डिक्रीज होगा। क्लियर ना? ये नहीं कि जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, नहीं, उतना ही कम हो जाएगा। उसका ग्राफ किया था ना हम लोग ने, ऐसे नीचे की ओर गया था वो। हाँ, टोटल एनर्जी भी निगेटिव होता है, पोटेंशियल भी निगेटिव होता है, तो जेड और एन का वैल्यू बढ़ने से बढ़ेगा नहीं, उल्टे डिक्रीज होगा, तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वो। ओके, तो आंसर सी जाएगा। ये क्लियर हो गया अभी? ये क्लियर हुआ ना? ओके, नेक्स्ट एक आइसो सीरीज देख लो तो सब, 2 मिनट का काम है, जल्दी से देख लेते हैं। आइसो सीरीज कहाँ पे बुकलेट? और ज्यादा ध्यान BB2 BB3 पे देना, 1 से नहीं आने वाले क्वेश्चन आएंगे भी तो एक आधा आएंगे, 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे।
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, रुको BB1 में भी कुछ डाउट था, पहले वो देख लो। आइसो सीरीज कहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर? हाँ, स्टार्टिंग में देखो, पेज नंबर 33। आई थिंक आइसोटोप सबको मालूम है, और आइसोबार भी सबको मालूम है। आइसोटोप में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आइसोबार मतलब सेम मास नंबर, आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर। ओके, तो पेज नंबर 33 पे देखोगे ये क्या हो जाएगा। आइसोटोप आई थिंक सबको क्लियर होगा। आइसोटोप मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब जैसे C614 एंड C612, ये दोनों में सेम प्रोटॉन है, तो ये आइसोटोप है। आइसोबार क्या था, सेम नंबर ऑफ सेम मास नंबर, यही था ना, सेम मास नंबर। वहां से नोट कर लोगे जो बुकलेट में, वो कितना होगा, 6C14 एंड 7N14। देखो ये दोनों का मास नंबर सेम है ना, तो आइसोबार हो गया। आई थिंक ये दो सबको क्लियर है, राइट? इसका आगे वाला देखना पड़ेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो। जैसे कि तुम N2O ले लो, CO2 ले लो, तो N2O में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, आइसो मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास 7 + 7 + 8, इसके पास 6 + 8 + 8, कितना हो गया, 22 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 22 इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि Na+, Mg2+, Al3+, ये सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। N2- O2+, दोनों के पास 15 इलेक्ट्रॉन है। ये क्लियर हुआ आइसो इलेक्ट्रॉनिक? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N2- O2+, Na+Mg2+Al3+। पूछेगा ये दोनों क्या, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक? आइसोटोप सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है नहीं, सेम मास नंबर वो भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना। क्लियर? ओके। आइसोस्टर्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स। जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और सेम नंबर ऑफ एटम्स दोनों हो, वो कौन सा हो सकता है, CO2 एंड N2O। दोनों के पास कितने हैं, 3 एटम्स एंड 22 इलेक्ट्रॉन। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो था ही, साथ में ये आइसो डाइपर्स भी बन गया, सॉरी मतलब ये आइसोस्टर्स बन गया। आइसोस्टर्स मतलब दोनों में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एटम। इसके पास भी 3 एटम है, इसके पास भी 3 एटम है, और इलेक्ट्रॉन भी सेम है, 22 22। इसको क्या बोलेंगे, आइसोस्टर्स। N2 और CO, 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 14, 6 + 8, 14। और इसके पास भी 2 एटम्स, दोनों के पास दो दो एटम है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, आइसोस्टर्स। तो पूछेगा कि दोनों में रिलेशन क्या है, N2CO में, ये दोनों आइसोस्टर्स हैं। ये दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों आइसोस्टर्स है। और एक बच गया आइसोडाइफर्स, मतलब सेम नंबर ऑफ A-2Z। ए क्या है, मास नंबर,
जेड क्या एटॉमिक नंबर, मतलब नाइट्रोजन ले लो तुम, नाइट्रोजन नहीं, सोडियम ले लो, सोडियम में 1123 है, ए माइनस टू जेड कितना हो गया, 23 माइनस वॉट, 22, 1। पोटेशियम कितना हो गया है, पोटेशियम कितना होता है 19 एंड 39, इसका ए माइनस टू जेड कितना होगा 39 माइनस 38, 1। मतलब इट इज एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सोडियम में 11 प्रोटॉन है तो 11 न्यूट्रॉन होना चाहिए था, बट एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है। ए माइनस टू जेड का क्या मतलब हो गया, एटॉमिक नंबर जितना उसका उतना ही तुम्हारा न्यूट्रॉन होना चाहिए, जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन, मतलब 11 है तो 22 होना चाहिए, बट एक्चुअली कितना है 11 है, तो उसका डबल 22 होना चाहिए था, बट 23 हो गया, तो एक न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो ए माइनस टू जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन कितना पड़ गया। तो पोटेशियम में कितना हो गया 39 माइनस 38, मतलब 1। तो सिंपली ए माइनस टू जेड चेक करो, जिसका ए माइनस टू जेड सेम होगा वो आइसोडाइफस होगा। आइसोडाइफस क्लियर हो गया क्या है, आइसोटोप आइसोबार तो पहले से जानते हो सब। हाँ सब डेफिनेशन है, ये सब क्या पूछ के करेगा वो? फिर भी हाँ, डिफरेंस इन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन भी बोल सकते हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वाज गिवन बाय हूम, मतलब सो हम वो पूछेगा कि कौन सा आइसोटोप आइसोबार आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो तुम्हें पहचानना होगा। विद साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का क्या मतलब उसमें, वो तो इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो तो हम लोग काउंट कर रहे हैं। आइसो मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन, एक आइसो ये भी है कौन सा, आइसोटोन। आइसोटोन मतलब क्या हो गया, आइसोटोन, तो ये सब अवॉइड कर सकते हो, ये सब नहीं आने वाला है, मेन कंसेप्ट पे ध्यान देना। इसका मतलब क्या हो जाता है, कंसेप्ट वाला पार्ट कौन सा हो गया, बीबी2 बीबी3 जो किया, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसलिए फर्स्ट में मैं नहीं गया, सो फर्स्ट से भी बहुत कम आएंगे। सॉरी, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही है ना, न्यूट्रॉन्स सेम किस में होंगे, एसएससी 614, इसमें कितना हो गया 8 न्यूट्रॉन है ना, 8 न्यूट्रॉन वाला कौन सा दिखेगा, ऑक्सीजन दिख जाएगा 816, इसके पास भी 8 न्यूट्रॉन है, तो ये दोनों पूछे क्या रिलेशन है, तो आइसोटोन। अभी तो पूछ लेगा, आईटी ये सब नहीं पूछता, ये सब सिंपल चीजें पूछ के वो क्या करेगा, उसे ऐसी चीजें पूछनी है जो कई लोगों को ना आए। देखो तो टेबल क्लियर हो गया जो दिया हुआ था, आइसोस्टस एक बार पढ़ लेना, आइसोटोन आइसोडाइफस, ठीक है, आइसोबार्स, आइसोटोप, ठीक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एक है न्यूक्लियर आइसोमर, वो नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर, मतलब वो एटम ही वही है, यूरेनियम है तो यूरेनियम है, बट उसका डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर्टी अलग होगा। एक डिसइंटीग्रेशन हाफ हो रहा है 6.7 आवर्स में, बुकलेट देखना, और एक 1.4 मिनट में, मतलब एक हाईली रिएक्टिव फॉर्म है, एक लेस रिएक्टिव फॉर्म है, तो उसको न्यूक्लियर आइसोमर कहते हैं। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लो, एक तुरंत डिसइंटीग्रेट हो रहा है, थोड़ा लेट से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, थोड़ा तो प्रॉपर्टी अलग है तो दोनों यूरेनियम, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियर आइसोमर्स। बट अवॉइड, ये केवल अपने बुकलेट में, सो उससे भी तुम अवॉइड कर सकते हो। ओके, तो बीबी1 सब तुम्हें लर्निंग होगा, ठीक है, देख लो। बीबी1 क्वेश्चन नंबर 1, 1 का क्या है, कैथोड रे क्या है, निगेटिवली चार्ज है, यही है ना। एनोड रे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा कैथोड रे का, 1 का आंसर बी होगा। दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल, नहीं निगेटिवली चार्ज ना, कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, फर्स्ट डाउट था किसी का। फोर्थ देखो, फोर्थ में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई बाई चार्ज बाई मास रेशियो, ये क्लास में किया था हम लोगों ने। चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज किसका जीरो होता है, न्यूट्रॉन का, है ना, तो न्यूट्रॉन पहले आएगा, तो सब में पहले है बीसीडी में। देन प्रोटॉन अल्फा और इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्डर बताता है कि इलेक्ट्रॉन का हाईएस्ट होता है, तो न्यूट्रॉन का जीरो, इलेक्ट्रॉन का हाईएस्ट, तो ये देख लेना, ये क्लास में किया हुआ हम लोग का, कि डी आएगा, नोट्स में है ये। ओके, नाइन्थ बताओ।
द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज assumed टू बी स्फेरिकल। रेडियस दिया हुआ है, एक फॉर्मूला मैंने दिया था 1.25 into 10⁻13 a⁻1/3 है ना। रेडियस ऑफ एटम इज 1 एंगस्ट्रॉम, आर दे दिया है, मास नंबर 64 दे दिया है। तो बस दोनों वॉल्यूम को डिवाइड करना है तुम्हें, मास नंबर दे दिया, ये दे दिया, देन द फ्रैक्शन ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम दैट इज ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस। एटॉमिक वॉल्यूम, या इसको सॉल्व करके मैं भेज देता हूँ, एक काम करता हूँ, जो ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट बता देता हूँ। और उसके बाद कौन सा है 14 19, स्पेसिफिक चार्ज मतलब वही चार्ज बाई मास है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये सब सिंपल वाले क्वेश्चन, इसको मैं बना के भेज देता हूँ क्योंकि लेक्चर ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता। ये जो भी रहेगा उसको सॉल्व करके भेजता हूँ, ओके। और भी कुछ रहेगा तो व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है।